शुरू करेंगे हम लोग। चले देखो, एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में जो पार्टनर्स पहले से पार्टनरशिप फॉर्म को रन कर रहे थे उन पार्टनर्स के बीच में कुछ ना कुछ एग्रीमेंट एग्जिस्ट करता होगा बेटे। जैसे मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ए और बी। उन दोनों पार्टनर के बीच में जो भी एग्रीमेंट था वो उन्हीं से रिलेशन रखता था। अब अगर मान लीजिए ए और बी मिलकर सी नाम के पर्सन को अगर एडमिशन देना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में ए और बी का जो एग्रीमेंट था वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और उसकी जगह पर एक नया एग्रीमेंट बन जाएगा। और नया एग्रीमेंट किन के बीच में बनेगा, न्यू पार्टनर्स के बीच में, जिनका नाम है ए बी एंड सी। देखो, सी के एडमिशन के बाद में जो भी प्रॉफिट होंगे, जो भी लॉसेज होंगे, जो भी डिसीजन मेकिंग होंगे, वो सब में किसके हिस्सेदारी होगी, ए की, बी की और सी की। लेकिन सी के एडमिशन तक पहले हिस्ट्री या पास्ट में जो भी कुछ था उसका सारा का सारा एडजस्टमेंट ए और बी के बीच में होना चाहिए बेटा। तो जब भी कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेता है तो अपने को सर्टेन्स कैलकुलेशंस करनी पड़ती है और साथ ही साथ उनका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये हम लोगों ने जब कल डिस्कस किया था गुडविल वाला क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 11, तब भी हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेगा तो उसे जो शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा वो उसे उन पार्टनर से मिलेगा जिन्होंने उसके फेवर में सेक्रीफाइस किया होगा। तो हमारी पहली कैलकुलेशन क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ पार्टनर्स। ये आपको आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर क्वेश्चन में अपने को न्यू रेशियो गिवन नहीं है तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो वही रेशियो होगा जो पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हुआ करता है। पहली बात अपने को वर्बली समझ में आ गई, बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तो रेशियोस हर क्वेश्चन में आएंगे, वहाँ सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा बेटा, असेट और लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन। आपके जो आप लोग आरबीएसई में पढ़े थे 12th क्लास में, आपने जरूर सुना होगा कि जब कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेता है तो जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट होती है उसमें जो एसेट्स और लायबिलिटी होती है बेटे वो हिस्टोरिकल वैल्यू पर होती है। कौन से वैल्यू पर, मतलब जिस दाम में अपन ने खरीदा था उसी पे डिप्रिशिएट होकर वो वैल्यू पहुंची होती है। लेकिन क्या जरूरी है कि जो एसेट की वैल्यू बुक्स में आपने शो कर रखी है वही कीमत मार्केट में भी हो उनकी? ऐसा तो नहीं होता, उसके वैल्यू में डिफरेंस आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इसलिए अपने को एसेट्स और लायबिलिटी का क्या करना होता है, रिवैल्यूएशन। अब ये रिवैल्यूएशन में दो तरह की कंडीशंस होती हैं। या तो पार्टनर्स ये डिसाइड करें कि जब एसेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करना होगा तो हम लोग न्यू बैलेंस शीट में रिवैल्यूड फिगर को शो करेंगे। याद आ रहा है कुछ? जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी ए बी के साथ में सी को जब एडमिशन दे दिया जाएगा तो न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू कौन सी आएगी, रिवैल्यूड फिगर। जैसे मान लो ओल्ड बैलेंस शीट है ए और बी की, उसमें लैंड का वैल्यू है 50,000 रुपये और रिवैल्यूएशन पर पता चल रहा है कि उस 50,000 रुपये के लैंड की कीमत मार्केट में आज 75,000 रुपये है। तो आप जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसे 75,000 पे दिखाएंगे या केवल 50,000 पे ही दिखाएंगे? तो ये तो हुआ कि जब हम लोग एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड फिगर पर दिखाते हैं। और कई क्वेश्चंस आपने जरूर ऐसे किए होंगे जब ये डिसीजन ले लिया जाए कि पार्टनर के एडमिशन होने के बावजूद भी जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यूड फिगर पर नहीं आएगी, ओल्ड फिगर पर आएगी। बेटा बात समझ में आ गई क्या? पक्का? तो दो ऑप्शन है, जब रिवैल्यूड फिगर पर दिखाएंगे तो प्रॉपर जर्नल एंट्री पास होती है रिवैल्यूएशन की, और जब रिवैल्यूड फिगर पर नहीं दिखाएंगे तो याद है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। खैर ये हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तीसरा, पार्टनरशिप फॉर्म ने ए और बी ने मिलकर हर साल ये डिसीजन ले रखा था जब से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था कि हर साल हम जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट का थोड़ा हिस्सा, मान लीजिए 10%, हर साल प्रॉफिट का निकालकर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो हर साल जो भी प्रॉफिट कमाया होगा फर्म ने उसका 10% जनरल रिजर्व में जमा होता गया। ये रिजर्व किससे बन रहा है? प्रॉफिट से। और ये प्रॉफिट है किसका? ए और बी का। तो जब भी पार्टनर सी एडमिशन लेगा तो जो रिजर्व फॉर्म के पास पहले से पड़ा होगा वो सी का भी होगा या केवल ए और बी का? बात समझ में आ गई? तो अगर हमने सी को एडमिशन देने से पहले उस रिजर्व को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, यानी ए और बी ने आपस में रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया,
तो फ्यूचर में सी के टाइम पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो सी को भी उसका अनवांटेड शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए वेन एवर देयर इज एडमिशन ऑफ पार्टनर वी नीड टू एडजस्ट द रिजर्व्स और एनी काइंड ऑफ लॉसेस विच आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड, जो अभी तक क्या नहीं किए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए। एम आई क्लियर बेटा? नेक्स्ट होता है कि जब भी कोई पार्टनर फॉर्म में एडमिशन लेगा तो उसे फॉर्म में कैपिटल तो इसलिए लानी पड़ेगी क्योंकि वो पार्टनर बन रहा है, और उसे एक प्रीमियम लाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट लाना पड़ेगा जिसे क्या कहते हैं, गुडविल, क्योंकि वो फर्म में ऐसे फॉर्म में पार्टनर बन रहा है जिसमें उसे प्रॉफिट में शेयर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट मेकिंग पार्टनरशिप फर्म है। एम आई क्लियर बेटा? और फिर हम लोग करेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स। क्या करेंगे? कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ द पार्टनर्स। ओके, कितनी बातें मैं आपको बोली बेटे? 5। पहला सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेन न्यू रेशियो। दूसरा क्या था? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। तीसरा था रिजर्व्स या लॉसेस का डिस्ट्रीब्यूशन। चौथा था बेटे गुडविल का ट्रीटमेंट। और फिफ्थ था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 5 बातें अगर अपन कवर अप कर लेंगे तो ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। फटाफट बोलिएगा, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आता है? चलो अब मेरे को एक बार रिवैल्यूएशन की एंट्री बोल के बताना। असेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, असेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, वेरी गुड। लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई। अब ये एंट्री आप 2 ही कारण से बोल पाए। एक तो एंट्री आपको याद थी, और अगर आप भूल गए तो जब मैंने कहा कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो अपने फटाफट दिमाग लगाया कि एसेट का नेचर क्या होता है, डेबिट, इसलिए एसेट को और डेबिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो। या फिर एसेट बढ़ जाने से क्या होता है, प्रॉफिट, इसलिए रिवैल्यूएशन को क्या कर दो, क्रेडिट, अपने आप एसेट क्या हो जाएगी, डेबिट। तरीका आपको आता है ना बेटे? अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड पार्टनर्स तो रेशियो भी कौन सा रहेगा, ओल्ड रेशियो। बात समझ में आ गई? और अगर लॉस हुआ तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बात समझ में आ गई बेटे? दिस विल बी द ट्रीटमेंट। लेकिन जब पार्टनर्स ये डिसीजन लें कि नहीं, हम लोग क्या नहीं करेंगे, रिवैल्यूड फिगर पर असेट्स और लायबिलिटी को नहीं लाएंगे, तो फिर हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। बेटा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने पार्ट्स में बनता है? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट। पहला पार्ट बनता है जिसमें नॉर्मल रिवैल्यूएशन की एंट्री हो जाती है, जैसे एसेट बढ़ने की एंट्री हो गई, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। एसेट डिक्रीज होने की हो गई, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। फर्स्ट पार्ट में जो प्रॉफिट आया वो आपने ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसके सेकंड पार्ट में जो एंट्री आपने ऊपर इंक्रीज करने की कर रखी थी, एसेट को बढ़ाने की, उसको आप क्या कर दें, डिक्रीज। और ऊपर जो आपने एसेट को डिक्रीज करने की एंट्री कर रखी थी उसे इधर क्या कर दें, इंक्रीज। इसका बेनिफिट क्या हुआ, मैं अगर एसेट को इंक्रीज करने की एंट्री कर दूंगा तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अगर मैं कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करूं तो असेट का अकाउंट डेबिट और हो गया कि नहीं हो गया? तो पहले से जो असेट 50,000 रुपये की थी, अगर आपने उसे 25,000 से और डेबिट कर दिया तो जो न्यू बैलेंस शीट बनेगी उसमें 75,000 पर असेट आ जाएगी। अगर आप चाहते थे कि हाँ न्यू फिगर पर ही आए तो नो एडजस्टमेंट इज फर्दर रिक्वायर्ड। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, क्या नहीं हो, पुरानी बैलेंस शीट में असेट का वैल्यू कितना था, अभी भी न्यू में भी कितना रहे, तो फिर आपने एक एंट्री तो क्या पास कर दी, अभी असेट को डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन को, असेट चेंज हो गई यार। तुरंत जितना आपने असेट को डेबिट किया था उसे क्या कर दो, तो आपकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। तो बढ़ी हुई असेट डिक्रीज होकर पुराने वैल्यू पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। बट अपने को बेनिफिट क्या मिला कि जो फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट था वो तो किस में चला गया, ओल्ड पार्टनर्स में, और सेकेंड पार्ट का रिजल्ट चला गया न्यू पार्टनर में। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। ए और बी 2 पार्टनर हैं, इन्होंने 2010 में बिजनेस स्टार्ट किया था, एक लैंड परचेज की थी ₹1 लाख में। कितने बेटा, 2022 यानी 11 साल बाद ये सी को एडमिशन दे रहे हैं। अगर आपने सी को एडमिशन दे दिया और बाद में इस लैंड को मार्केट प्राइस में बेचा तो मार्केट में रेट हो गई है 10 लाख रुपए। थी कितने की,
खरीदा आपने 1 लाख में था और आज आप बेच कितने में रहे हो बेटा, प्रॉफिट कितना आ रहा है? अच्छा, ये 9 लाख का प्रॉफिट कैसे आया? क्योंकि सर एक लैंड जो है वो मार्केट में उसकी रेट क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। इसलिए 1 लाख वाली असेट को अब आप कितने बेचने जा रहे हो, 10 लाख में। तो आपके पास प्रॉफिट कितने रुपए का आया? ये 9 लाख का प्रॉफिट ए और बी के पार्टनर बने रहने के पीरियड के दौरान आया कि नहीं आया? दिस प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनली ए और बी। तो अगर आप ये डिसीजन लेते हैं कि आप असेट की वैल्यू को क्या कर दीजिए, चेंज, तो फिर आप एंट्री क्या पास कर देते, लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, जो कितना रुपए हो गया, और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। 4,50,000, 4,50,000, और ये कितना हो गया बेटा, 9 लाख। अच्छा, लैंड पहले से कितना डेबिट बैलेंस दिखा रही थी, अभी आपने और कितने से डेबिट किया? जो न्यू बैलेंस शीट बनकर आई जिसमें पार्टनर कौन हो गए, अब उसमें लैंड का वैल्यू कितना हो गया है बेटा? आ गई बेटे बात समझ? अब आप इसी लैंड को अगर 10 लाख में ही बेच देते हो तो किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट या कोई लॉस आएगा क्या? और ये प्रॉफिट जो था 9 लाख का, वो ए और बी में जा चुका है ना बेटा। ये तो कौन सा केस था, पहला केस। एम आई क्लियर? लेकिन जब हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, हमारी न्यू बैलेंस शीट में मतलब ए बी और सी की बैलेंस शीट जो बनेगी उसमें लैंड कितने रुपए पर ही रहे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बेटा। दिक्कत क्या हो जाएगी कि आपने सी को एडमिशन दे दिया और मान लीजिए सी के एडमिशन देने के कुछ दिनों बाद ही आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ गई, तो आप कितने में बेचोगे? वही 10 लाख में जो मार्केट का रेट है। अब बुक्स में प्रॉफिट कितना आएगा, और उस समय पार्टनर्स कितने हो चुके होंगे? तो ए को कितना मिलेगा, 3 लाख, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा। बे मतलब का प्रॉफिट सी को मिल गया कि नहीं मिल गया? अच्छा, ए और बी को मिलना कितना चाहिए था, और ए और बी को मिलेगा कितना? ए को और बी को 1.5 लाख यानी 3 लाख का नुकसान हुआ। जो ए और बी को नुकसान हुआ वही प्रॉफिट सी का बना कि नहीं बना? इसलिए आपके पास एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? पहले आप एक काम कीजिए, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए। कौन सा अकाउंट बनाइए? ये लो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। फर्स्ट पार्ट में तो जो नॉर्मल एंट्री होती है वही एंट्री पास कीजिए। 1 लाख की एसेट मार्केट में कितने पर है? एसेट इंक्रीज हो रही है, एंट्री बोलिए, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड आ जाएगा बेटा। कितने रुपए का अमाउंट आया? 9 लाख। अब ये देखो, नो अदर एसेट और लायबिलिटी आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अज्यूमिंग कि एक ही एसेट थी। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? ये प्रॉफिट आप किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए? केवल ए में और बी में, टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, यानी कि कौन से पार्टनर्स? ओल्ड पार्ट। और जब मैं नाम ले रहा हूँ ओल्ड पार्टनर्स का, वेरी गुड बेटे, ए को कितना मिलेगा? 4,50,000, और बी को कितना मिलेगा? 4,50,000। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई बेटा। लेकिन एक नुकसान हो गया इधर कि आपने लैंड को क्या कर दिया है? डेबिट। अब न्यू बैलेंस शीट में कितने पर ही आएगी, जबकि आप चाहते क्या है? तो कोई बात नहीं, जितना आपने ऊपर क्या किया अब उतना नीचे क्या कर दो। अब ये मान लो कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई, क्या हुई? डिक्रीज। डिक्रीज होने की एंट्री बोलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड। तो इधर की तरफ टू लैंड कितने रुपए का आ गया? अब ऊपर वाला पोर्शन भूल जाओ, आप तो ये सोचो कि शुरुआत यहीं से हो रही है। प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? ये लॉस अब न्यू पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो न्यू पार्टनर्स का नाम हो गया ए बी सी, और रेशो भी कौन सा? न्यू रेशो, मान लो इक्वल रेशो। तो ए बी सी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन होगा बाय ए बी सी। कितना? 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख। बेटे बात समझ में आई क्या? अब गौर से देखो, क्या ऊपर जो आपने एसेट को इंक्रीज किया था उसका इफेक्ट इधर डिक्रीज करके 0 कर दिया आपने? तो न्यू बैलेंस शीट में जो पुरानी लैंड की वैल्यू 1 लाख थी वही 1 लाख कंटिन्यू भी हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा, आपने ए को इधर क्रेडिट कितना किया? 4,50,000, और ए को डेबिट कितना किया? नेट में ए क्रेडिट कितने रुपए से हुआ? आई क्या मेरी बात समझ? इधर आपने बी को क्रेडिट कितना किया था? 450, और डेबिट कितना किया? क्या इधर बी भी क्रेडिट वही 1,50,000 से हुआ क्या बेटा? ओके। क्या आपको सी कहीं क्रेडिट होता दिखाई दे रहा है?
केवल सी आपको डेबिट होता दिखाई दे रहा है, कितने रुपीज से? 3 लाख। तो एंट्री क्या हो गई? सी कैपिटल डेबिट कितना रुपीज? 3 लाख टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। तो आपने प्रेजेंट में ही असेट को बिना बेचे ही प्रेजेंट में ही ए और बी को 1.5 लाख से क्रेडिट कर दिया और सी क्या हो चुका? हो चुका। अब फ्यूचर में कभी इस असेट को आप कितने बेच देते हो तो सी को प्रॉफिट कितना मिलेगा? वो तो हमने ऑलरेडी से आज ले लिया कि नहीं ले लिया? फ्यूचर में क्रेडिट, प्रेजेंट में डेबिट, सी की जेब तो जीरो है कि नहीं है? प्रेजेंट में ए को कितना क्रेडिट कर चुके हैं? 1,50,000। फ्यूचर में और कितना कर दोगे? 3 लाख। 3 फ्यूचर 150 प्रेजेंट, दोनों मिलाकर 450 पहुंच गया बेटा। बी को भी फ्यूचर में 3 लाख, प्रेजेंट का 150, कुल मिलाकर 4.5 पहुंच गया। तुमको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? प्लीज इलस्ट्रेशन नंबर 1 ओपन कीजिए जरा। एक बार फर्स्ट इलस्ट्रेशन में आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ने के बाद बताइएगा होमवर्क में कर सकते हो कि नहीं, ठीक है? बहुत इजी इलस्ट्रेशन है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड मोहन हु शेयर द प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2 एज ऑन January 1st 2020। बेटा बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक बैलेंस आपको गिवन है। ट्रेड पेएबल राम कैपिटल, मोहन कैपिटल आपको गिवन है। ऑन दिस डेट श्याम वॉज एडमिटेड ऑन द फॉलोइंग। He is to pay 25,000 as his capital, 10,000 as his share of goodwill for 1/5 share in the profit. न्यू PSR कितना है बेटा? 5:3:2। जैसे ही रेशो क्या हो जाते हैं? चेंज। रेशो क्या हो जाते हैं? फटाफट बोलो, क्या सेक्रीफाइसिंग रेशो आएगा? The assets are to be revalued as under बेटा बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। It was found there was a liability of 1,500 for goods। यार इक्वेशन कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अभी हम लोग क्लास में जो करेंगे वो इस टॉपिक वाला इलस्ट्रेशन करेंगे, फिर आपको गुडविल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ। इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखिए बेटा, सेकेंड इलस्ट्रेशन देखो, पढ़ो। इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऐसे रखें। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020 इज गिवन बिलो। बेटा फ्री होल्ड प्रमाइसेस कितना है? 2 लाख। प्लांट 40, फर्नीचर 20, ट्रेड पेएबल 50,000, कैपिटल ए का 2 लाख है, बी का कितना है बेटा? 1 लाख। ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक। नाउ ऑन April 1st 2020 दे एडमिट सी ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। नंबर 1, सी विल ब्रिंग 50,000 एज कैपिटल एंड 10,000 फॉर गुडविल फॉर 1/5 शेयर। Provision for doubtful debt is to be made on trade receivable at the rate 2%. Inventory to be written down by कितना percent? 10%. And freehold premises to be revalued at 240, plant at 35, furniture 25 and office equipment rupees 27,500। सब पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 5 क्या लिखा है? पॉइंट नंबर 5, partners agreed that the value of the assets and liabilities remain the same now, remain the same, normal revaluation की memorandum revaluation, and as such there should not be any change in their book value as a result of the above mentioned adjustment. You are required to make necessary adjustment in the capital account of partners and show the balance sheet of the new firm। बताइए नॉर्मल रिवैल्यूएशन या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन? आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ मुझे एंट्री बोलनी है। सब बच्चे एंट्री बोलेंगे, एसेट की वैल्यू में चेंज होने पर क्या एंट्री होगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2 पहले लिखो कॉपी में। पार्टनरशिप यूनिट नंबर 3 इलस्ट्रेशन नंबर 2। Partnership unit number 3, unit number 3 that means admission of partner। illustration number 2, करें स्टार्ट। कौन सा अकाउंट बनेगा बेटे? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है बेटा? फर्स्ट पार्ट में तो नॉर्मल रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट होता है और सेकंड पार्ट में उसी फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाता है? रिवर्सल। क्या हो जाता है बेटे? रिवर्सल। तो आप पहले तो मुझे ये मान के एंट्री बताएंगे कि जो एक्चुअल रिवैल्यूएशन होगा उसकी एंट्री क्या होगी।
फर्स्ट एसेट कौन सी है जिसमें चेंज आया? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना था, एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। डेबिट में लिख दो बेटा। ट्रेड रिसीवेबल है कितने रुपीस के? 25,000। 25,000 का अगर अपन 2% बनाए तो 500 रुपये आता है बेटा। ये आ गया 500 रुपीज। सेकेंड देखो बेटा, इन्वेंट्री टू बी रिटर्न डाउन, टू लिखा है या बाय लिखा है? बाय मतलब इतनी परसेंट से वैल्यू कम करना है। इन्वेंट्री का वैल्यू कितना है? 30,000 का 10% बोले तो 3,000। एंट्री बोलो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेंट्री। आ गया 3,000 रुपये। आगे बेटा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस का वैल्यू करना है 240, पहले से 2 लाख का है। देखो एसेट इंक्रीज हो गई बेटा। फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस ₹40,000। अच्छा प्लांट की वैल्यू कितनी कर दी इन्होंने? 40,000 से कितने की? 40 से 35 की हो गई क्या? लॉस हुआ हमारे को। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन की डेबिट में आ जाएगा टू प्लांट ₹5,000। आगे चले बेटे, आगे देखो फर्नीचर। फर्नीचर था कितने का? अब कितने का हो गया? 25। प्रॉफिट हो गया बाय फर्नीचर 5,000। ओके बेटा। आगे ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट का वैल्यू था 25 और अब कितना हो गया? 27,500। तो एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, तो बाय ऑफिस इक्विपमेंट हाउ मच? 2,500। एम आई क्लियर बेटा? क्या और कोई एसेट में चेंज आया? अच्छा पहले क्रेडिट का टोटल देखो, 47,500 है माइनस 8,500। प्रॉफिट आ रहा है क्या? प्रॉफिट आ गया। दिस प्रॉफिट विल गो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स का नाम बोलो, ए और बी। और जब नाम मैंने कौन से पार्टनर्स का लिया तो रेशो भी कौन सा होगा? और इनका ओल्ड रेशो 3:2 है बेटा। 47,500 में से 8,500 आपने लेस किया तो 39,000 का प्रॉफिट आया। 39,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 23,480 या 400? पूरा 23,400 क्या? और बी को बेटे 15,600। ये आ गया 39। तो चलो फटाफट आंसर देना। अगर मैं इस मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को यहीं पे ख़त्म कर दूं तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू डेबिट और क्रेडिट हो जाने से न्यू बैलेंस शीट में ओल्ड फिगर ही आएगा या रिवाइज्ड फिगर आएगा? जबकि हम चाहते थे क्या ऐसा? हम तो ओल्ड फिगर चाहते हैं। तो जिनकी वैल्यू को चेंज किया जा चुका है उन्हें क्या कर दें? वापस से रिवर्स कर दें। तो जिस एसेट को मैंने बढ़ाने की एंट्री पास की उसे रिड्यूस करने की कर दूं, जिसे रिड्यूस करने की करी उसे इंक्रीज। और अब समझा तो दिया ही आपको मैंने, क्यों ना इन वाले आइटम को इधर ले आऊं बेटे और इन वाले आइटम को इधर ले आऊं, काम आसान हो जाएगा मेरा। 2 फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कितना रुपए? 40,000। 2 फर्नीचर 5,000। 2 ऑफिस इक्विपमेंट 2 है। बेटा ऊपर एंट्री हो रही थी इंक्रीज होने की, अब उन्हीं को मैं डिक्रीज करने की एंट्री कर रहा हूँ बाय प्रोविजन। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना रुपीज? 500। बाय इन्वेंट्री इन्वेंट्री कितना रुपीज? 3,000। बाय प्लांट 5,000। अब आप नोटिस कीजिएगा
अब इधर डेबिट में लॉस की तरफ वैल्यू ज़्यादा आ गई है और प्रॉफिट की तरफ वैल्यू कम आ गई। तो देखो 47,500 का लॉस, 8,500 का प्रॉफिट, तो अपन के बाद लॉस में आ गए क्या। अब ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, न्यू पार्टनर्स के न्यू रेशियो में बाय पार्टनर्स कैपिटल ए, बी और सी। न्यू रेशियो देखो क्या है, न्यू रेशियो गिवन है क्या अपने को, नहीं, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा क्या। बोर्ड पे देखो एक बार फटाफट। अज्यूमिंग पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट कितना है 1, ये तो 12th का याद आया होगा। 1 में से किसका शेयर दे रहे हैं, सी का कितना शेयर है 1/5, तो बेटा बचा हुआ 4/5 ए और बी का है क्या, दिस इज ऑफ ए एंड बी। अच्छा ए और बी का रेशो आपस में 3:2 था क्या बेटा, नाउ ए का शेयर 4/5 माइनस 3/5, क्या ये 12/25 हो गया, 4/5 माइनस अप टू, क्या ये 8/25 हो गया, और सी को तो 1/5 मिल ही रहा था बेटा, तो एलसीएम कर लें तो 12:8:5, दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो जो 39,000 का लॉस आ रहा था बेटा, वो अपन लोग 12/25, 8/25, 5/25 कर सकते हैं। चलिए पहले तो ए का बताओ, 18,720, बी का बताओ 12,480, 7,800, ओके बेटा। नाउ क्या ये टोटल 39,000 आ गया, ओके। अब मेरे पास तो जगह नहीं है, आप टोटल कर लोगे इसको, पहले यहाँ तक फिनिश करो, फिर आपको जो मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया था क्या अपन वैसे ही पहुँचे हैं क्या, इसके ऊपर भी देखना। आपने पहले वाले केस में ए और बी को क्रेडिट किया है बेटे ज़्यादा वैल्यू से और डेबिट किया है कम वैल्यू से, तो नेट में क्रेडिट बचा कि नहीं बचा, देखो देखिए 23,400 क्रेडिट और 18,720 डेबिट, क्या नेट में 4680, ए क्या क्रेडिट हो गया बेटा। बी की बात करें 15,600 क्रेडिट, 12,480 डेबिट, 3120 क्रेडिट बेटा। सी अकेला केवल क्या हुआ है 7,800, क्या एक एंट्री बनी नेट में, सी कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, 7,800, 4680, 3120, एम आई राइट बेटा। यानी कि अगर आप सी को एडमिशन देने के बाद ही तुरंत सभी एसेट्स को क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो फिर प्रॉफिट कितना होगा 39,000, लेकिन वो 39,000 में हिस्से कितने हो जाएंगे, जबकि होने कितने चाहिए थे 2, तो सी को बे मतलब कितने का प्रॉफिट मिलेगा, वो हमने उसे आज ही ले लिया कि नहीं ले लिया, तो सी की तो कैपिटल जो इंक्रीज होगी वो आज अपन ने डिक्रीज कर दी है बेटा, फ्यूचर में ए को कितना मिलेगा 18,720, पहले से मिल चुका है 4680, दोनों को मिलाकर यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बी को कितना मिलेगा 12,480, अपन ने 3120 पहले ही दे दिया है, दोनों को मिलाकर कितना मिल जाएगा। एम आई क्लियर बेटा, वेरी गुड, नोट कर लिया आप सबने। अब हम लोग रिवैल्यूएशन के बाद में किसका एडजस्टमेंट करते हैं, गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं। ध्यान से सुनिए बेटे, एकदम ध्यान से। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है, दो तरह की होती है, परचेज्ड और सेल्फ जनरेटेड। आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी शोन इनटू द बुक्स, और अगर वो पहले से आपकी बुक्स में है तो आपको उसे इमीडिएटली क्या कर देना चाहिए, राइट ऑफ। बात समझ में आ रही है। अगर गुडविल आपको बैलेंस शीट में पहले से दिख रही है तो बताइएगा ये बैलेंस शीट ए बी सी की थी या केवल ए और बी की थी, शाबाश। तो किसकी बैलेंस शीट में से असेट कम हो जाएगी, ए और बी की, तो असेट कम हो जाने से बिजनेस की कैपिटल भी कम हो जाती है,
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। बेटा आपके 12th क्लास तक तो आपने देखे होंगे क्वेश्चंस में कि आपको कुछ क्वेश्चंस में गुडविल दी होती थी, कुछ क्वेश्चंस में गुडविल नहीं दी होती। फाउंडेशन में आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें गुडविल पहले से कहाँ गिवन होगी, बैलेंस शीट में, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि गुडविल क्या नहीं हो सकती, रिकॉर्ड नहीं हो सकती जब तक आपने उसे पैसा देकर नहीं खरीदा हो। एम आई क्लियर? चलो होगा तो राइट ऑफ कर देंगे। नया पार्टनर या तो गुडविल का पैसा कैश में लाता है या कैश में नहीं लाता। पहले आप 12th में क्या पढ़े वो बोलता हूं, कल भी पढ़ाया था मैंने। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल, ये हाँ ना बोल दो जरा। फिर आप उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एंट्री क्या होती थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, कल मैंने सिखाया था कि यहाँ पर वो क्या नहीं करते, बैंक टू न्यू पार्टनर टू गुडविल नहीं करते, सीधे क्या कर देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, फिर न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। याद है एजी वाला क्वेश्चन बेटा? कल आपने मुझसे पूछा था कैपिटल की एंट्री क्यों नहीं करी, सीयू और एयू वाला क्वेश्चन था। 12th में आपने एक बात और पढ़ी थी कि अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाने में कैपेबल नहीं है तो अपन पहले एक एंट्री पैसा लाने की कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, ये तो आप पैसा लाने की कर लेते। फिर वो किसका एडजस्टमेंट करना होता था, गुडविल का। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस। मैं जैसे ही बोला तो 12th का रिवीजन सा समझ में आ गया। ऐसा था आईसीआई के मॉड्यूल्स में भी ट्रीटमेंट तो है बट अदर देन करंट अकाउंट है, अदर देन मतलब पैसा लाया कैपिटल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। 12th में आप करते थे न्यू पार्टनर्स करंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग, यहाँ पर न्यू पार्टनर करंट नहीं करना, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। कुछ भी डिफरेंस दिखाई दिया, एक सिंगल सा डिफरेंस, वहाँ करंट अकाउंट कोई काम में लेते थे, यहाँ पर किसको काम में ले रहे हैं, कैपिटल। अनटिल अनलेस आपको क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया जाए कि गुडविल नहीं लाने पर गुडविल का एडजस्टमेंट न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से करना। नहीं बोला है तो किससे ही करेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, नहीं बोला तो किससे ही करेंगे। बात समझ में आ गई? पक्का? इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्या इस क्वेश्चन में नया पार्टनर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है क्या? चलिए बनाइए पार्ट, वो बना लिया ऊपर वाला मेमोरेंडम, फिनिश हो गया बना के, बनाओ उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने कॉलम बनेंगे पार्टनर्स के? 3, ए बी सी। सीक्वेंस बनाइएगा। जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ बेटा तो सीक्वेंस फॉलो करना। सीक्वेंस का मतलब पहले ये आएगा, उसके बाद मैं ये लिखूंगा, उसके बाद ये लिखूंगा, ध्यान रखना, ये सीक्वेंस का मतलब है। सीक्वेंस फॉलो करने से कोई भी चीज़ मिस नहीं रहेगी, वरना हम लोग जनरल रिजर्व बांटना भूल जाएंगे, रिवलेशन का प्रॉफिट डालना भूल जाएंगे और घर पे आके कहेंगे पेपर तो अच्छा हुआ है, मार्क्स ही कमाए, जैसे दुश्मनी आपसे ही है। मारे होंगे खूब, डायलॉग मारे होंगे आपने, खूब ही मारे होंगे। मुझे कैसे पता है? चलें करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी। हाँ जी, ए की कैपिटल देखिए 2 लाख, 2 लाख रुपए, बी का 1 लाख, सी में नेल। बाय बैलेंस बीडी। नाउ सेकेंड, सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे रिजर्व्स का। सबसे पहले किसका करेंगे? रिजर्व्स का ट्रीटमेंट। देखो ओल्ड बैलेंस शीट में कोई रिजर्व वगैरह है क्या? नहीं बेटा, अगर होता, मान लो जनरल रिजर्व होता 60,000 का, तो आप क्या किए होते? जनरल रिजर्व किसको दे दिए होते? एंट्री होती जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। ओल्ड पार्टनर बोल रहे हो आप, तो रेशियो कौन सा था? न्यू रेशियो। अच्छा, न्यू रेशियो नहीं आएगा, ओल्ड रेशियो, क्योंकि नाम क्या बोले आप? ओल्ड है क्या रिजर्व वगैरह? एसेट साइड में देखो कोई P&L का बैलेंस गिवन है क्या? इसका मतलब नो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, नो अक्यूमुलेटेड लॉसेस। थर्ड, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट।
आपको फर्स्ट पार्ट में तो क्या था, प्रॉफिट, सेकंड पार्ट में क्या था, लॉस। प्रॉफिट किसको था, लॉस किसको था, तो क्रेडिट तो किसको करेंगे, ए बी को, डेबिट किसको करेंगे, देखो बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। सर हम लोग बाय मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लिख सकते हैं क्या, थोड़ा दिमाग लगाओ, रुको स्टॉप राइटिंग, क्या हम लोग बाय मेमोरेंडम रिलेशन लिख सकते हैं क्या, जितने भी मेमोरेंडम स्टेटमेंट्स हो, मेमोरेंडम अकाउंट्स हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का पार्ट नहीं माने जाते, समझ गए बेटा। लेकिन जो हमने वर्किंग की है उसका तो इम्पैक्ट पार्टनर में आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। बेटा 23,400 और इधर 15,600, वेरी गुड। और डेबिट में क्या लिख दूं बताइए, लॉस। और वैसे और भी लॉजिकल मैनर बताऊं, लॉजिकल तो ये था, ये एंट्री थी कि आप सी को तो डेबिट किए होते टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और ए और बी को क्रेडिट किए होते बाय सी कैपिटल, ये ज़्यादा लॉजिकल था। लेकिन बिकॉज हम लोगों ने ट्रीटमेंट किसके थ्रू दिखाया है, तो इसका एक वर्किंग नोट बनाकर रेफरेंस दे सकते हैं। एम आई राइट बेटा, ए को कितना किया था, 18,720, 12,480 एंड 7,800। बेटा 3 काम हो गए, बैलेंस बीडी हो गया, रिजर्व्स हो गया और रिवैल्यूएशन। फोर्थ कैपिटल ले आओ। क्वेश्चन में देखो कितने रुपए की कैपिटल आ रहा है। अच्छा पहले देखो बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक है, बैंक। तो हम लोग ये मान लेंगे कि जो ये पैसा ला रहा है वो किस में ला रहा है, बैंक में। कितने ला रहा है बैंक में, 50,000, और 10,000 किसके ला रहा है, गुडविल। पहले सब लोग लिखना बंद करके मेरे को आंसर देना, कुल मिलाकर सी कितना पैसा लाया। आप 12th में जो बोले वो तो था बैंक डेबिट 60,000, टू सी कैपिटल 50,000, टू गुडविल 10,000। अब उसको छोड़ दो बेटे, अब आप बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। ओके, लिखो बाय बैंक। कितने रुपए लाया ये, 60, लिख दें बाय बैंक। अब इस सी के कैपिटल में कितने रुपए गुडविल के इंक्लूडेड हैं, सी के कैपिटल से पैसा निकाल लूं, एंट्री बोलो, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बीज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। अब 10,000 रुपये है, मुझे इस 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो। इस क्वेश्चन में मुझे न्यू रेशो पहले से गिवन था क्या, ये तो जो मैंने कैलकुलेट किया वो आया कि नहीं आया। मतलब मैं इस क्वेश्चन में ओल्ड माइनस न्यू करूंगा ना तो भी ओल्ड रेशो ही 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशो निकल कर आएगा। तो व्हेन न्यू रेशो इज नॉट स्पेसिफिकली गिवन देन वी ऑलवेज अज्यूम सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल्स टू द। बेटा बात समझ में आ गई, आप कहो तो मैं ओल्ड माइनस न्यू करके दिखाऊं, खैर आप बोलते तो भी नहीं करता। गुडविल कितनी है, 10,000 है क्या, 3/5 2/5, 6,000 4,000 पक्का। किसको डेबिट कर दें, सी को, क्या लिखूं, टू ए कैपिटल टू बी, कितना रुपए, 6,000 और 4,000। बेटा थोड़ा सा अजीब लगा कि नहीं लगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, पहली बार ऐसा किया। लेकिन अब देखो क्रेडिट में कितना है सी के, बोर्ड पे देखो 60,000 क्रेडिट, डेबिट कितना रह गया, वही ए और बी को कितने मिल गए। लेजर अकाउंट शुड बी करेक्ट, सामने आया कुछ। लेजर हमेशा क्या होने चाहिए, सी हमारा पर्पस क्या है, लेजर अकाउंट शुड गिव अ प्रॉपर वैल्यू। एम आई क्लियर, ओके। क्यों नहीं होता करेक्ट, लेजर अकाउंट शुड बी करेक्ट ना, यूं घूम कर आओ चाहे डेट एंट्री मारो, लेजर बैलेंस ही आना चाहिए। बट क्या होता है बेटा, हम लोग अब आईसीआई के पढ़ाई हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्या होता है 12th क्लास में गुडविल की जगह प्रीमियम फॉर गुडविल लिखवाया जाता है। तो मैं जब सीबीएसई के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मेरे को वो पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कॉपी कौन चेक करेगा, उस हिसाब से चेक होगी ना, समझ गए। चलो नाउ क्या क्वेश्चन में और कोई ट्रीटमेंट दिया हुआ है हमारे को, कोई कैपिटल एडजस्टमेंट वगैरह दिया हुआ है क्या। इट वॉज अ वेरी बेसिक इलस्ट्रेशन। नाउ
क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल। क्रेडिट का टोटल बोलो फटाफट। 2,29,400 माइनस डेबिट में टू बैलेंस ईडी फटाफट 2,10,680। ये बी के क्रेडिट का टोटल कितना है? 1,19,600। 107,120 राइट। 1,19,600। इधर का मुझे मत बताना, नहीं टोटल तो मत बताना, बाकी तो बता देना। 42,200। ओके बेटा। अरे आपने एक बात नोटिस करी, लाया कितना कैपिटल के? कैपिटल के अरे बेचारे कैपिटल कितनी रह गई? क्योंकि 7,800 से जैसे ही फ्यूचर में प्रॉफिट आ जाएगा 42,200 7,800 50 हो जाएगा ना बेटा। मतलब पार्टनर छोड़ेंगे नहीं उसे कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं, आज ही तुझसे पैसा ले लेंगे ताकि तुझे फ्यूचर में जब कॉम्पनसेशन मिलेगा तो प्रेजेंट और फ्यूचर की कैपिटल दोनों सेम हो जाएगी। ओके बेटे। बैलेंस शीट बनाने को बोला है क्या? जब ऐसे क्वेश्चंस की बैलेंस शीट बनती है तो बैलेंस शीट बनाना बहुत इजी होता है। ओल्ड बैलेंस शीट को उठाकर न्यू बैलेंस शीट में डालना है कि डालना है, क्योंकि वैल्यूज चेंज नहीं हो रही एक्सेप्ट बैंक और पार्टनर्स कैपिटल। सबने कॉपी कर लिया वाला? बनाओ बैलेंस शीट। कौन सी डेट को बनेगी बैलेंस शीट? एज एट 31 मार्च 2020। पुरानी बैलेंस, अच्छा बैलेंस शीट जब भी बनानी हो ना और पुरानी बैलेंस शीट गिवन हो तो हमेशा किसको हेल्प ले लो? पुरानी बैलेंस शीट। फर्स्ट आइटम बोलो असेट में, फ्री होल्ड प्रेमाइसेस। पुराने वाला ही बोलिएगा, 2 लाख। दूसरा 40,000, जबकि रिवाइज होकर 35 का हो गया था। प्लांट के बाद फर्नीचर 20,000। ऑफिस इक्विपमेंट 25,000। ओके। इन्वेंट्रीज 30,000। ट्रेड अगर वैल्यू चेंज करनी होती तो अपन 25,000 अंदर लिखे होते, लेस प्रोविज़न 500 किए होते, फिर बाहर 24,500 आया होता। अभी ट्रेड रिसीवेबल कितना रुपीज़? 25,000। ओके बेटे। नाउ बैंक। अच्छा बैंक में पहले से कितने पैसे थे? ये 50,000 तो कैपिटल के लाया और 10,000 गुडविल के लाया, तो 10 + 60 70,000। ऑल क्लियर बेटा? अब अपन लोग लायबिलिटी साइड में आ जाए। फर्स्ट लायबिलिटी कितना? 50,000। कैप के बाद में कैप, ये कैपिटल अब किसकी हो जाएगी? अच्छा ए की कैपिटल कितनी थी? 210,680। टोटल ऑफ लायबिलिटी 410 और एसेट का टोटल भी कितना ही है क्या? 4,10,000। बेटा सेकेंड इलस्ट्रेशन मेरा करवाने का पर्पस खाली इतना सा था कि आप लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन वाला ट्रीटमेंट कर सकें। एक बार नोट करके सबने कर लिया नोट?
लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 3। बेटा फोर्थ इलस्ट्रेशन आपको होमवर्क में करना है, दलाल बैनर्जी मलिक। इलस्ट्रेशन नंबर 4 के बाद में 5 छोटे से इलस्ट्रेशंस हैं रेशो वाले, वो आपको करने हैं। होमवर्क नोट कर लो फटाफट। फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ। फिफ्थ तो ऐसा लगेगा कि क्या ही बोले बेटा, फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। रुको रुको, अब बस क्या होता है, रुको, अरे रुको तो सही। अरे तो कभी चेक करने को बोला मैंने, कल चेक करूंगा। मैं कहा आपको करने हैं। सेवेंथ इलस्ट्रेशन, 8th और 9th हम क्लास में करेंगे। 10th होमवर्क, 11th होमवर्क। फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा, सेकंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं कराऊंगा। चलो, कितने क्वेश्चन दिए आपको मैंने? 6। तो 11 तो इलस्ट्रेशन थे और 2 प्रैक्टिकल, 13 में से 6 आप करेंगे, 7 अपन क्लास में कर लेंगे। ठीक है, मैं वही होमवर्क दिया हूँ बेटा जो बहुत इजीली हो जाएगा आपसे। ठीक है, चलो लेट्स सॉल्व इलस्ट्रेशन नंबर 3। पढ़ो, देखो क्या बोलता है। A and B are partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio 3:2. The balance sheet of A and B as on 1st January 2020 was as follows। बेटा बिल्डिंग, फर्नीचर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल जिसमें प्रोविजन 200 रुपये का लेस है, इन्वेस्टमेंट गिवन है, कैश गिवन है, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस गिवन है अपने को। C was admitted to the firm on the following date, on the above date on the following terms। Point number 1, C is admitted for 1/6 share in the future profits and to introduce a capital of rupees 25,000। The new profit ratio of A, B and C will be 3:2:1। बेटा क्वेश्चन में नया रेशो गिवन है क्या? सबसे पहले क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 मेरे साथ पढ़िए। C is unable to bring in cash for his share of goodwill, so they decided to calculate goodwill on the basis of C's share in the profits and the capital contribution made by him to the firm। This is called hidden goodwill। Okay. Point number 4, furniture to be written down by 870, inventory to be depreciated by 5%, a provision is required for trade receivable at the rate 5% for bad debts, and a provision would also be made for outstanding wages of ₹1560। Value of building having appreciated be brought up to, by लिखा है कि up to लिखा है? मतलब by लिखा होता तो इतने से इंक्रीज कर देते, up to लिखा है तो दोनों में डिफरेंस। The value of investment is increased by 450। It is found that the trade payable included a sum of ₹1400 which is not to be paid off। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो बेटा, क्वेश्चन में कहीं पर भी बोला क्या कि असेट और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज नहीं होगी? नहीं बोला ना इस क्वेश्चन में। चलो सबसे पहले तो इलस्ट्रेशन नंबर 3, रीवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोगों ने 12th में जब इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था तो उसमें फोरफीचर एंड री इशू दोनों था ना? ठीक है, हाँ। कंपनी तो बहुत आसान है, फाउंडेशन में वेटेज ज़्यादा दिया गया है पार्टनरशिप को। कंपनी तो बहुत बहुत, आप बोलोगे कि बस हाँ 12th में ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ा है आपने। अरे समझे नहीं मेरा, अरे ज़्यादा मतलब वो नहीं कि 32 मार्क, मैं कह रहा हूँ टॉपिक्स, इलस्ट्रेशंस, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। आप बोलोगे ये फाउंडेशन में इससे 10 टाइम तो ज़्यादा अपन ने कहाँ पढ़ लिया? पार्टनरशिप में उल्टा है। पार्टनरशिप में आपने आसान पढ़ा है 12th में, थोड़ा सा एडवांस कहाँ पढ़ेंगे? इसके पीछे का रीज़न है बेटा, क्योंकि आएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें। रीज़न इतना सा है कि कंपनी का वेटेज इंटर में बहुत ज़्यादा है, बहुत मतलब वेराइटी ऑफ कंपनीज से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं वो इंटर में कवर किए गए, फाइनल में बहुत सारे कवर किए गए। करें अपन लोग शुरू। नाउ रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा पहली एसेट देखो कौन सी है?
फर्नीचर की नहीं, बिल्डिंग कहाँ है? फर्नीचर की वैल्यू को 870 से रिड्यूस करना है क्या? एंट्री बोलो फटाफट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना रुपीज? 870। आगे इन्वेंट्री को 5% से डेप्रिशिएट करना है, मतलब इन्वेंट्री की वैल्यू को रिड्यूस करना है। कितना वैल्यू रिड्यूस हो क्या ये क्या 1070? इन्वेंट्री के बाद में प्रोविजन बनाना है डेटर्स के ऊपर 5%। क्या पहले से प्रोविजन बना हुआ है क्या? पहले रुको, एक मिनट रुको, बैलेंस शीट देखो। नहीं सुनो तो सही, डेटर्स 35,000 के मानूं या डेटर्स 34,800 के मानूं? आर यू श्योर? डेटर्स का वैल्यू तो 35,000 ही है, हमारा डर है कि उसमें कितना पैसा डूब जाएगा, तो हमने माना कि हो कितने जाएंगे 34, लेकिन है कितने के 35,000। इस 35,000 का 5% निकालेंगे तो 1750 की जरूरत है, और पहले से कितना बना हुआ है, तो क्या वैल्यू 1550 आया? वेरी गुड। टू प्रोविजन 1750 माइनस 200, इज इट 1550? ओके, नाउ बेटा क्या आपने को आउटस्टैंडिंग वेजेस को भी रिकॉर्ड करना है? वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। बेटा ये प्रोविजन मतलब बुक्स में प्रोवाइड करना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, ऐसा मत लिखना रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, नो, आउटस्टैंडिंग वेजेस को प्रोवाइड करना है बुक्स में। कितने रुपीज का? 1560 रुपये। इसके बाद में क्या बोलता है कि बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ाना है क्या? बिल्डिंग पहले से कितने की है, तो 3200 से इंक्रीज हो गई। एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, रुपीज 3200। एम आई क्लियर? आगे बेटे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, बाय इन्वेस्टमेंट्स 250। अच्छा आगे पॉइंट नंबर 6, लास्ट में देखो एक 6 पॉइंट दिया हो, 5 पॉइंट दिया होगा। ट्रेड पेएबल की वैल्यू में 1400 रुपये के ऐसे क्रेडिटर शामिल है जिसका कि पेमेंट अब मुझे करने की जरूरत नहीं है, मतलब जो ट्रेड पेएबल में पे करता पूरे के पूरे, उसमें से क्या मुझे 1400 कम पे करने पड़ेंगे, मेरी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ट्रेड पेएबल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना रुपीज? 1400। ऑल ट्रीटमेंट हैव कवर्ड। गिव मी द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। 5050। डेबिट का टोटल लेस करो, दोनों का सेम है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा एक बात बताओ, मन में कहीं ना कहीं ये तो आया होगा कि यार हमने कहीं गलती तो नहीं कर दिया, आया होगा ना, क्योंकि हम लोग यूजुअली क्या सोचते हैं, आइदर प्रॉफिट और लॉस। साला क्वेश्चन ये एग्जाम में आ जाए तो आपके 2 मिनट खा जाएगा, ये बेमतलब ही खा जाएगा। और आज तक तो या तो प्रॉफिट आता था, क्या आता था ला, लेकिन अब तुम्हारा माइंड अपसेट नहीं होगा। बट हाँ ऐसा नहीं कि आ गया तो छोड़ देना, कि हाँ नहीं आता है, आता है बराबर होता है, एक बार चेक जरूर कर लेना, क्या पता तुमसे कोई गलती हो रही हो। लेकिन अगर सेम हो रहा है तो समझ जाने का कि हाँ नो प्रॉफिट और लॉस भी हो सकता है। तो चलें फिर अपन आगे। चलो अब मेरे को एक बात ये बताओ, क्या इस क्वेश्चन में गुडविल का ट्रीटमेंट सी की कैपिटल को बेस बना के किया जा रहा है क्या? मेरी बात का जवाब दो पहले इधर। इस क्वेश्चन में पार्टनर सी कितनी कैपिटल लाया? क्या उसका शेयर 1/6 है क्या? मैं तो देखो 25,000 रुपये अगर 1/6 है तो उस फॉर्म की कैपिटल 1,50,000 होनी चाहिए। यूज कैलकुलेटर प्लीज। 1,50,000 is the required capital of business, which is calculated on the basis of C's contribution. इसमें से C कितना दिया? लेस कर दो 25,000। अब ये कैपिटल बाकी बचे हुए पार्टनर A और B की होनी चाहिए। इधर देखो बेटा, क्या A की कैपिटल का बैलेंस, अभी लेस मत करना,
पहले से देखो, ए की कैपिटल का बैलेंस 44 है, बी की कैपिटल का बैलेंस मतलब यहाँ से 80,000 लेस कर दूँ क्या? नहीं बेटे, ध्यान रखिए, नहीं, ये नहीं। अगर इस क्वेश्चन में क्या आया होता, प्रॉफिट या लॉस, तो डेफिनेटली ए और बी की कैपिटल चेंज हुई होती कि नहीं हुई होती? समझ आ रही है मेरी बात? हमें तो गुडविल फॉर्म की आज निकालनी है ना बेटा। ये जो आपको असेट्स और लायबिलिटी गिवन है तो पुरानी है कि नहीं? अगर प्रॉफिट आया होता, मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट आता, तो ए और बी के उनके ओल्ड रेशियो में आप 10,000 ऐड कर दिए होते, तो आप अभी 80,000 लेस नहीं कर रहे होते, 90,000 लेस कर रहे होते। एम आई राइट? और 10,000 का क्या आया होता, तो आप जो 80,000 माइनस कर रहे होते वो 70। बात समझ में आ गई बेटा? अब ना तो कोई प्रॉफिट है, ना ही कोई लॉस, और ना ही कोई रिजर्व है। देखो, यू डोंट हैव एनी रिजर्व्स। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अभी अपन कितना ही लेस करेंगे, 80 माइनस 80, मतलब अपने 45,000 रुपये कम लगाकर भी मार्केट में जो अदर पर्सन्स हैं जितना प्रॉफिट कमा रहे हैं उतना ही आप भी कमा रहे हो ना। और गुडविल क्या होती है, जो इनटेंजिबली बिजनेस को कम कैपिटल लगाकर भी प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। पहले बताओ, वर्बल समझ में आया आप लोगों को? अब इसका आप क्या बनाएंगे, पहले वर्किंग नोट लिखो। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल क्या बेटा, मेरे से पूछ, बोलना। अच्छा, बातें करी थी क्या? ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। हाँ जी, हेडिंग लिख लिया आपने, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। लिखो, कैपिटल ऑफ सी फॉर 1/6 शेयर, कितना रुपीज? 25,000। सो रिक्वायर्ड कैपिटल ऑफ फर्म, बेटा 25,000 1/6 है, तो रेसिप्रोकल किया अगर अपन ने, तो इसे हमने 150 बोल दिया बेटा। अच्छा, ये कैपिटल ए बी की है, ए बी सी की है, ओल्ड फर्म की है कि न्यू फर्म की है? तो ये न्यू फर्म की कैपिटल में जो कैपिटल होगी वो ए बी सी की होगी या केवल ए बी की? न्यू पार्टनर्स की कि ओल्ड पार्टनर्स की? ओल्ड रेशो की न्यू रेशो? आप सही से जवाब इसलिए दी बिकॉज ओल्ड न्यू चल रहा था। ओल्ड बोलते तो ओल्ड रेशो आता, न्यू बोलते तो न्यू रेशो आया। नाउ शेयर ऑफ ए 3:1 दिया हुआ है क्या? नहीं, इतना ही दिया है क्या? अरे यार, ये सॉरी, मैं तो उल्टा चला गया। ये तो रिक्वायर्ड कैपिटल आ गई 150 लेस कैपिटल ऑफ ए, कितना? 44 लेस कैपिटल ऑफ बी 36 एंड लेस कैपिटल ऑफ सी। इज इट 25,000? बेटा 45,000 जो कमी थी उसके बावजूद भी बिजनेस हो गया, इसका मतलब गुड विल 45,000। ये तो हो गया गुडविल का कैलकुलेशन। अब इसमें अपन किसका शेयर निकाल लेंगे? शेयर ऑफ सी। $7,500। एम आई क्लियर बेटा? अच्छा, ये सी से लेकर किसको दिया जाएगा? ए और बी को। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है क्या पहले से? और क्वेश्चन में नया रेशो भी है, तो हमारा पहला काम क्या हुआ? सैक्रिफाइसिंग रेशो। लिखो नेक्स्ट।
हाँ जो भी है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये लो वर्किंग नोट नंबर 2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ए की बात करो बेटा, ए का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/5 माइनस 3/6, एलसीएम बोले तो 30, कितना होगा? 3/30 बी। टू बाई 30, ये तो वही निकल आया क्या बेटा? दिमाग लगाओ, यही तो आना चाहिए था। ओल्ड रेशियो बोलो कितना था? सी का शेयर बोलो कितना है? 3:1, वैसे भी होना चाहिए था ना। तो सेक्रीफाइस वही आएगा कि नहीं आएगा? 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2। अब क्वेश्चन में क्या ये गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है क्या? याद कीजिए, मैंने अभी बताया था कि आप लोग 12th में तो क्या बोलते थे? करंट। यहाँ पे कहीं बोला क्या यूजिंग करंट अकाउंट? बोल दिया होता यूजिंग करंट तो मैं सीज करंट अकाउंट डेबिट किया होता। दोनों वर्किंग नोट सामने आ गए। हमारा इस क्वेश्चन का जो आखिरी रिक्वायरमेंट है वो क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए। चल कितने अकाउंट? 3, ए बी सी। सबसे पहला स्टेप, बाय बैलेंस बी डी। हाँ जी, ए का शेयर 44, 36। सी में कुछ आएगा क्या? सेकेंड, रिजर्व है हमारे पास? रेवल्यूशन प्रॉफिट लॉस है? नो, कुछ भी नहीं है, सीधा कैपिटल लाया। पहले बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक है? कैश। तो किस में ले आए? कैश में। एंट्री बोलिए कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। कितना लाया? 25,000। एम आई राइट बेटा? तो 25,000 हो गया। नाउ अभी क्या करें? गुडविल से। तो गुडविल का पैसा किससे ले लिया जाए? सी से। एंट्री बोलिए सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बी। सिर्फ कैपिटल को ही किसकी जगह लाना पड़ा? करंट। बाकी सेम ट्रीटमेंट है ना बेटा? हाँ, बोलते सी करंट डेबिट टू ए बी, तो मैं लिखा होता बाय सीज करंट। ठीक है, अभी लिखेंगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट। हाँ जी, 7,500 थी क्या गुडविल? इसको 3:2 में डिवाइड कीजिए। 4,500 किसको देंगे? ए को, और 3,000 किसको देंगे? बी को। एम आई क्लियर बेटा? ओके। किससे ले लें? सी से। तो सी के आगे डेबिट में 2A 4,500 और 3,000। एम आई राइट? ओके बेटा। अब इस क्वेश्चन में क्या और कोई एडजस्टमेंट करना बाकी रह गया? नो सर। पहले टोटल ऑफ ये 48,500 है टू बैलेंस सी डी 48,500 और ये 39 और ये 17,500। Understood? This is your illustration number 3. फोर मैंने होमवर्क में दिया है ना? फोर्थ क्वेश्चन आपने जो 12th में बहुत सारे क्वेश्चन किए ना एडमिशन वाले चैप्टर के, एग्जैक्टली सेम है। मान लेना पार्टनर्स के नाम ही अलग है, बाकी तुमने क्वेश्चन किए ऐसे ही हैं। फिफ्थ इलस्ट्रेशन भी होमवर्क में दिया है क्या? 6 नहीं दिया ना? 6 में करवाऊंगा, लेकिन आज नहीं कल करवाऊंगा। 7 दिया है क्या? 7 दिया है मैंने होमवर्क में, और 10 11 दिया है। चलिए 8th इलस्ट्रेशन ओपन कीजिए। तुम क्या सोचे मैं क्लास लीव कर रहा हूँ?
नहीं, अभी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं। आगे आ गया एट्थ। ये एट्थ इलस्ट्रेशन जो है वो एग्जैक्टली जो अभी अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, वैसा का वैसा है। पढ़ो। नहीं करोगे नहीं, मैं कराऊंगा। तुम कर भी लोगे तो भी मैं 1:30 बजे जाऊंगा। ए एंड बी आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 7,000 ईच। 14,000 की कैपिटल हो गई। They admit C as a partner with 1/4 share in the profit of the firm and C brings 8,000। यार 8,000 1/4 है तो टोटल 32,000 होनी चाहिए। अब 32 कैलकुलेटर पे ले आओ। 32,000 में से 14,000 तो A और B की हटा दो और 8,000 C की हटा दो, तो फॉर्म की गुडविल 10,000 रही होगी। अभी अपन ने फॉर्म की गुडविल कितनी निकाली थी? 45, और उसमें से किसका शेयर निकाला था? सी का। इस 10,000 में सी का शेयर निकालो, देखिए 2,500। क्वेश्चन में कहीं लिखा है क्या सी लाएगा कि नहीं लाएगा? नहीं लाएगा। इसका मतलब सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। क्वेश्चन में ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो कहीं गिवन है क्या? तो इक्वल रेशो मानेंगे। क्या पार्टनर्स का न्यू रेशो गिवन है? ओल्ड रेशो विल बी द सैक्रिफाइसिंग। सॉल्यूशन आपकी आंखों के सामने है। सी इज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल टू। बेटा मैं ये वाला क्वेश्चन भी इलस्ट्रेशन में होमवर्क में दिया सकता था ना, पर मैं नहीं दिया। तुम्हारी शक्लें देख रहा था मैं, अरे तो सारे देखते हैं क्या हुआ होगा, इसलिए मैं करवा दिया। एक कॉपी में नहीं करो तो भी चलेगा कि तुम कर चुके वाला इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 9। बेटा जितना मिनट इसमें लगा ना उतना ही मिनट 9 में लगेगा, और वो भी टंटा खत्म होगा इलस्ट्रेशन का। बट इलस्ट्रेशन नंबर 9 है थोड़ा अच्छा, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। मैं नहीं, आधे घंटा ही लगेगा, नालायक। नहीं, इसमें तो टाइम लिया समझाने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 9 ध्यान से पढ़ो। देखो, A and B are in partnership, sharing profits and losses equally. The balance sheet of Messrs A and B as on 31st December 2019 was as follows. Sundry fixed asset, inventory, bank, capital A or B or trade payable. On January 1st, 2020, they agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to। इस लाइन का मतलब बताइए। ये अपनी नई फर्म की कैपिटल को कहां तक ले आना चाहते हैं? 1,35,000 तक ले आना चाहते हैं। जो पहले से कितनी है टोटल? 90,000 है, और होने कितनी चाहिए? तो सी को कितना लाना चाहिए? ओनली 45। बट आगे पढ़ो। सी एग्रीज टू पे 60,000। सी बोले अरे छोड़ो, तुम भी क्या याद रखोगे, किसी पैसे वाले आदमी से लफड़ा पड़ा है। 15,000 गुडविल का दे रहा है ना, ऐसा नहीं कर रहा। ए और भी बोलेंगे कोई बात नहीं, नहीं है बाद में आना, ऐसे होगा ना। तो ये 60,000 किसके ला रहा है? पहले एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। सॉल्यूशन चेक करो, क्या पहली एंट्री 60,000 से हो रही है? इस 60,000 में 45,000 तो किसके हैं? तो 15,000 किसके हैं? आर यू श्योर? किससे पैसा लेंगे? सी से। एंट्री बोलो, सीज कैपिटल अकाउंट 15,000 सी से लेंगे, ए और बी 7,507। अंडरस्टूड ना? क्या इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर कहीं ये लिखा हुआ था क्या कि जो गुडविल का पैसा था वो ए और बी ने बिजनेस से निकाल लिया? कहीं लिखा हुआ था क्या? जो लास्ट एंट्री उसकी नरेशन पढ़िए क्या लिखा है। अरे कहीं लिखा हुआ भी नहीं था, फिर भी इन्होंने निकाल लिया। बताओ क्यों? शाबाश। 1,35,000 की कैपिटल मेंटेन करनी थी। चले बोर्ड पे देखेंगे सब बच्चे, और एक बार में ही समझ में आ जाए तो यस नो बोल देना, ठीक है बेटा? बोर्ड पे देखो, अब ए की और बी की कैपिटल कुल मिलाकर कितनी है? आर यू श्योर? इसे कितना ले जाना चाहते हैं? तो फॉर्म को और कितने की जरूरत है? आपने फर्स्ट एंट्री क्या बोली? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अगर हम लोग 60,000 की एंट्री करके छोड़ दें तो 90 + 60 150 हो जाएगा। इसलिए अपने तुरंत क्या कर लिया? सी की कैपिटल को तो डेबिट कर दिया। कितना रुपीस? 15। तो क्या ये एंट्री छोड़ सकते हैं करके? ए और बी को देना पड़ा 2 कितना रुपए? 7,000।
आर यू श्योर? अच्छा, ये क्रेडिट हुआ, ये डेबिट हुआ, तो नेट में सी का तो 45,000 है क्या, लेकिन वो 15,000 किस में बढ़ गए? तो पहले से कितनी थी? +60, 150 माइनस 15, 135 +15, वापस 1.5 लाख पे आ गए। पक्का? गुडविल का फायदा किसको ही मिलना चाहिए? तो ए और बी की ही तो कैपिटल 7,500 ज़्यादा है ना, दे विल विड्रॉ। इसलिए ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू बैंक 7,500, 7,500। आई बात समझ? अभी है 5 मिनट बाद। कल जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, इलस्ट्रेशन नंबर 6, वो इस चैप्टर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। बाकी तो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है वो भी बहुत इजी है। एडमिशन सबसे इजी है पार्टनरशिप में। रिटायरमेंट और डेथ में क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे हैं, मज़ा आएगा उन क्वेश्चंस को करने में। मैक्सिमम मैं ही कराऊंगा, मैक्सिमम इलस्ट्रेशन मुझे ही कराने पड़ेंगे, ठीक है? कल टेस्ट किसका है? कितने बजे? 8 से 9:30। और वैसे आपका टाइमिंग क्या है क्लासेस का? और 9:30 बजे फ्री हो जाओगे आप लोग? फिर कितने क्या करोगे आप लोग? नहीं, क्यों जाओगे? क्वेश्चंस करना मैं जब मैं आऊँगा।